So now students, come to the next topic, triangle law of forces. In this lecture we will study triangle law of forces and polygon law of forces, which are the last topic in your first chapter. Okay, so start with the triangle law of forces. If two forces acting simultaneously on a body are represented by the sides of a triangle taken in order, यानी कि सबसे पहले कोई दो फोर्सेस है, जैसे कोई फोर्सेस आपका इधर Q और ये कोई फोर्सेस P. ओके, दो फोर्सेस हैं P और Q जो कि एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं. तो इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, एक किसी बॉडी पे दो फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर. जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में हमने क्या बोला था कि वहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में हमने क्या बोला था कि वहाँ पर दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम के दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसका रिजल्टेंट उसका डायगोनल था जो कि उस दोनों फोर्सेस के वर्टिसेस से पास कर रहा था. यहाँ पर क्या है कि ये दोनों फोर्सेस को एक ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं. वहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में तो सिंपली ये हम ऐसे किए और इसको हम यहाँ एक्सटेंड करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए और इस तरह यही सेम डायरेक्शन ऐसे ले लेते थे और यही आपका रिजल्टेंट हो रहा था, ठीक है. बट यहाँ पे आपका क्या है कि जो दोनों फोर्सेस हैं उस दोनों फोर्सेस को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, बट टेकन इन ऑर्डर. ओके, एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. कोई ट्रायंगल है आपका, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड्स है, दोनों साइड्स में सेम ऑर्डर में अगर फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट उसका थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट वो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाता है. तो इसको हम फिगर से समझते हैं कि कैसे क्या बोल रहा है ये. ओके, तो इसको हम फिगर से बोलते हैं, क्या बोल रहा है समझते हैं. जैसे हमने यहाँ पर एक ए बी साइड से, ट्रायंगल के एक ए बी साइड से पी को रिप्रेजेंट किया, ओके, और पी किस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में है, ए बी, ठीक है. अब सेकेंड ये जो एंगल है आपका थीटा है, ठीक है, और सेकेंड साइड जो ट्रायंगल का है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इसी के ऑर्डर में करना है. यानी इसी के ऑर्डर में, इसका मतलब है कि इसको हम ऑर्डर में करने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम बढ़ा देते हैं और यहीं से थीटा एंगल पे, 1 मिनट, यहीं से थीटा एंगल पे रिप्रेजेंट कर दिए Q का. ओके, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, थर्ड साइड विच इज इन अपोजिट ऑर्डर. ओके, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये अगर BC है तो रिजल्टेंट विल बी AC, not
सी ए बी डायरेक्शन में ये फोर्स है P, Q किस डायरेक्शन में, BC, और यहाँ जो R रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है, AC की डायरेक्शन में, CA के डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो फोर्सेस को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल के दो साइड्स से जो कि एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट, बशर्ते कि जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में उसका डायरेक्शन, उस फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ सेम ऑर्डर में P और Q को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया कि P ड्रॉ कर दिया, P को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से थीटा एंगल पे C ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कर दिया रिप्रेजेंट। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका P और Q का ऑर्डर P फिर Q इस तरीके से हो, मतलब कि पहले Q और बाद में P, ये भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। कैसे रिप्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, Q का डायरेक्शन ऐसे, Q के पैरेलल भी हम बना दिए ऐसे, और P के पैरेलल में ऐसे बना दिए। तो ये क्या हो गया, Q का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन ऐसे, और रिजल्टेंट विल बी द दिस टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ओके, तो हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, पहले Q फिर P और फिर R इसके जस्ट अपोजिट में हो गया। यहाँ पर पहले P फिर Q देन R अपोजिट में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। यानी इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी are represented by the sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented by the closing side of a triangle taken in the opposite order. So clear है आपसे? ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अब कुछ रिलेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, जिनका यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे सपोज कि कोई एक ट्रायंगल हमने ले लिया, कोई ट्रायंगल लिया और इसमें F1, F2, F3 ये फोर्सेस हैं या जो बोलें साइड्स हैं, और यहाँ एंगल अल्फ़ा, F1 के सामने अल्फ़ा, F2 के सामने बीटा और F3 के सामने गामा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगुलर ये आपका रिलेशंस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस कुछ फॉलो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में। क्या क्या रिलेशंस हैं, तो F1 फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आर एक्टिंग कैन बी अप्लाइड while working out solution of the triangle law of forces. ठीक है, following trigonometric relations can be applied. क्या trigonometric relations है, तो F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma. जस्ट अपोजिट वाले एंगल को हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ये अप्लाई करना है, और सेकेंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है दैट इज सेकेंड इज द F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर माइनस 2F2 F3। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, F2 F3 के बीच का एंगल क्या है, कॉस अल्फा, सॉरी अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये क्या हो गया, F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर माइनस 2F2 F3 कॉस अल्फा। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर माइनस 2F1 F3 कॉस
अब F1 और F3 के बीच का क्या एंगल है, बीटा, तो बीटा। फिर F3 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस क्या है, F1 और 2 के बीच का एंगल गामा, तो कॉस गामा। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज होते हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ओके, नाउ यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का, जो कि हम देख सकते हैं, इसका प्रूफ ये तो दिख भी जाएगा ये एक्चुअली, कि क्या है कि इफ अ सिस्टम ऑफ थ्री फोर्सेस acting simultaneously on a body can be represented in magnitude. If a system of three forces acting upon a body can be represented in magnitude and direction by the sides of a triangle, by the sides of a triangle taken in order, then the system will be in equilibrium. यहाँ पर स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था कि किसी भी दो फोर्सेस को हम ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं एक ही ऑर्डर में, अगर तो थर्ड साइड अगर अपोजिट ऑर्डर में है तो वो उसका रिजल्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि तीनों साइड एक ही ऑर्डर में है, तो तीनों साइड अगर एक ही ऑर्डर में है, ये तीनों फोर्सेस अगर तीन साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रायंगल का, और तीनों अगर एक ही ऑर्डर में है, देन सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो सेम ही स्टेटमेंट एक तरह से हो गया। कैसे हो गया सेम, तो देखते हैं। This is P, this is Q, okay, this is P, this is Q, और यहाँ से R यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सपोज कि कोई ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है P और Q, ठीक है। यहाँ पे यार ऐसे क्या स्टेटमेंट रहता है कि अगर दोनों एक ही ऑर्डर में है दो फोर्सेस, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में आर यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हम सेम ऑर्डर में सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब आर का भी सेम ऑर्डर है। तो आर अगर सेम ऑर्डर है तो ये क्या हो गया, सेम ऑर्डर में हमने ले लिया। तो एक तो रिजल्टेंट जो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का फर्स्ट स्टेटमेंट है, उससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर। ओके, यानी ये सपोज दिस इज AB C, ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, AC वेक्टर, CA वेक्टर नहीं, AC टेकन इन अपोजिट ऑर्डर है ना, ठीक है। तो अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस CA लिख सकते हैं, माइनस CA, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से बोला जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट जब R का डायरेक्शन अलग था, ठीक है, फर्स्ट फिगर की बात करें हम, जब R का डायरेक्शन अलग था तब की ये बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये जो हो रहा है इसमें क्या है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आप लिख सकते हो, ठीक है। हम ये स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं आप, ठीक है। और AC को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस CA, ठीक है। यानी AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर
जो आर का डायरेक्शन है वो क्या है, सी ए है, यानी सी ए की जगह हमने आर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3 फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होता है कि नेट फोर्सेस आर विल बी जीरो एट एनी बॉडी, नेट फोर्सेस विल एक्टिंग विल बी जीरो, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्सेस यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, यानी ये सेकेंड स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हम यहाँ पे हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इसमें हम देखते हैं, ठीक है, इसी फिगर में हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि दो फोर्सेस हैं, ठीक है, दो फोर्सेस हैं P और Q, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है, थीटा, और डायरेक्शन इसका इस तरीके से है। तो डायरेक्शन ऐसे है तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया ना। अब अच्छा, यहाँ पर आप कहेंगे कि हम इस तरीके से यहाँ पर क्यों नहीं किए, इस तरीके से रिप्रेजेंट। तो Q का डायरेक्शन ये थोड़ी ना है, Q का डायरेक्शन तो इस तरीके यहाँ है ना, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है Q, तो इसलिए यहाँ पर P और Q के Q का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। Q का डायरेक्शन इस तरीके से है तो इसके पैरेलली हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके बीच का एंगल चूंकि थीटा है तो यहाँ पर थीटा एंगल बना दिए। अपोजिट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है तो सेम ऑर्डर कर दिए, और रिजल्टेंट विल बी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। और सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट जो हो गया कि अगर इसको हम सेम इसी डायरेक्शन में कर देते, सेम ही डायरेक्शन में, तो सिस्टम क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम में हो जाता। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आर यहाँ पर गिवन है, यानी दिस प्लस दिस इज ये इज इक्वल टू आर गिवन है, और आर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स इज जीरो। सो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का वैलिड हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में क्या है कि एक ट्रायंगल किसी दो फोर्सेस एक ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड साइड क्या हो जाता है, उसका रिजल्टेंट तब होता है जब दोनों साइड्स के जो एक ऑर्डर में लिए गए और रिजल्टेंट उसका अपोजिट ऑर्डर में लिया गया। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर तीन फोर्सेस को सेम ऑर्डर में किसी ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यहाँ पे क्लियर है। तो अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। A stud is acted upon by two forces, P is equal to 2 kilonewton and Q is equal to 3 kilonewton as shown in figure। यहाँ जैसे कुछ इस तरीके से फिगर है आपका। P is equal to 2 kilonewton and Q is equal to 3 kilonewton, ठीक है। और P और Q के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री, और P का एंगल ये हॉरिजॉन्टल से क्या है, 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर दिया हुआ है। स्टड क्या होता है कि एक वर्टिकल मेंबर होता है बिल्डिंग में जो कि ग्रेविटी लोड्स को बेयर करने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पर स्टड से बाद में आप पढ़ोगे इसको, ये सब टर्म को आप यहाँ पर अभी बस देखो कि एक कोई मेंबर है, कोई बॉडी है, इस बॉडी में दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस इस तरीके से एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ दिस कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो कंकरेंट फोर्सेस बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड देन ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में तो सिंपल क्या है कि दोनों फोर्सेस को एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर देंगे और आर इज इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्ट आता है। तो रिजल्टेंट विल बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट का बनाते हैं, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट रिजल्टेंट विल बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यानी यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 कॉस, एंगल क्या है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 + 9 प्लस ये हो गया 10.39 अंडर रूट, इसका आंसर आ जा रहा है 4.836 न्यूटन। ओके, तो ये आ गया आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से, ठीक है। और इसका अगर एंगल की बात करें तो एंगल इफ़ अल्फा इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी, यानी पी से ये जैसे हम क्या होता था ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में, कि ये दो फोर्सेस है और ये रिजल्टेंट है, तो इस रिजल्टेंट का एंगल पी से हम या जिससे भी हम देखते थे, तो सपोज कि यहाँ पर पी से हम रिजल्टेंट देख रहे हैं, ठीक है, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ लिख देते हैं, इफ़ 1 मिनट, इफ़ अल्फा इज द डायरेक्शन, इफ अल्फा इज द डायरेक्शन of resultant, if alpha is the direction of resultant r with respect to p, with respect to direction of p, then क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हमने इसलिए लिखा p से इसलिए दिखाया क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उसके क्या होता है कि जिससे एंगल बना रहा है उसके अदर वाला जो है उसको हम साइन या कॉस के साथ लगाते हैं। यानी अगर p से बना रहा है अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा, q साइन थीटा बाई p प्लस q कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो इज इक्वल टू ये हो गया क्या, 3 साइन 30 बाई 2 + 3 कॉस 30, तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.326, डैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दिस, यानी 18.06 डिग्री। ओके, तो अल्फ़ा यानी कि P से रिजल्टेंट अल्फ़ा ये 18 डिग्री बना रहा है, 18.06 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा ये R कितना बनाएगा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट R विथ हॉरिजॉन्टल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, देयरफॉर एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस विल बी क्या हो जाएगा, अब P एक्स से कितना बना रहा है 15 और P से रिजल्टेंट कितना बना रहा है 18, तो कितना हो जाएगा 15 + 18.06, दैट मीन्स दिस इज 33.06 डिग्री। ओके, सो दिस इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है, तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला सारा अप्लाई करना है, फॉर्मूला से बना देना है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में हम आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से हम देखते हैं। तो इसको हम तब जब तक इरेज करते हैं तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। So now come to the next part, that is solving this by triangle of forces. Okay, तो triangle of forces में सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, P और Q दिया हुआ है जो 2 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन, इसको
हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब P का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजेंटल से 15 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ले लिया और इससे 15 डिग्री एंगल पे एक फोर्स बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर ही और ले लेते हैं, ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर 15 डिग्री से P एंगल बना दिया, ठीक है। और Q का डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट पैरेलली हम बनाते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्डर में लेना है ना, तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और ये हो गया Q, दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज एंगल इज 15 डिग्री, ठीक है। आप लोग थोड़ा सही तरीके से बना लेना। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में, इसका साइड्स के जस्ट अपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ से एक लाइन R जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में R हो गया, ओके। और इसके बीच का एंगल क्या है, P और Q के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। सो नाउ यहाँ क्या क्या है कि OA इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, फिर AB इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, ओके। एंड एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, एंगल यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल के अंदर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 30 है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 30 दैट इज 150। तो क्या हो गया, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज included angle between these two forces क्या हो गया, that is 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, that is 150 डिग्री, ओके। दिस इज 180 डिग्री, 180 माइनस 30 150 डिग्री। सो OAB इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल OAB इज इक्वल टू 150 डिग्री, ओके। OAB इज 150 डिग्री। तो अब क्या करना है, R इज इक्वल टू हम निकालते हैं पहले। तो हमारा जो इक्वेशन था ट्रायंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो था, इसमें क्या रिलेशन हम यूज कर रहे थे, R ये F1 F2 F3 वाला रिलेशन में जो था, तो उसमें क्या था, F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर माइनस 2F2 F3 कॉस बिटवीन दीज टू फोर्सेस, ठीक है, कॉस एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पर R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2 OA AB कॉस OAB, यानी ये क्या हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस OAB, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉस 150 डिग्री। दिस इज सेम, ये इसके क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी ये माइनस कॉस 30, यानी ये प्लस हो जाएगा, वही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में जो हम अप्लाई कर रहे थे वही सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 150 है इसलिए, तो सेम वैल्यू आ जाएगी इसमें भी। तो क्या वैल्यू क्या आ रहा है इसमें,
रिजल्टेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट करना, वही सेम वैल्यू आएगा 4.836 न्यूटन। ओके, सो नाउ कम टू द लॉ ऑफ साइंस। जो आपका ये एंगल वाला था कि साइड्स बाई उसके अपोजिट, जो उसके जस्ट सेम साइड सेम उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल लेते थे, तो यानी क्या करेंगे, अप्लाई द लॉ ऑफ साइंस, अप्लाई द लॉ ऑफ साइंस, विच मीन्स क्या अप्लाई करना है, क्योंकि आर का डायरेक्शन निकालना है ना हमें, तो आर का डायरेक्शन और ओ ए बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर का डायरेक्शन हम पी के साथ देखेंगे। ठीक है, आर का डायरेक्शन हम पी के साथ देख रहे हैं। ठीक है, यानी हमें क्या चाहिए, ये एंगल, तो ये एंगल चाहिए, तो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, क्यू, यानी यहाँ पर क्या लेना है, क्यू बाई दिस एंगल इज इक्वल टू आर बाई ये एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू बाई साइन ए ओ बी इज इक्वल टू आर बाई साइन ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी तो हम निकाले हुए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करना, तो आर का वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना है, साइन ए ओ बी निकालना है ना, तो यहाँ से साइन ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए ओ बी इज इक्वल टू क्यू साइन ओ ए बी बाई आर, डेट इज क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्या है 3 इंटू साइन 150 डिग्री बाई आर क्या है 4.836, यहाँ से निकल जाएगा साइन ए ओ बी। ठीक है, साइन ए ओ बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, निकाल के देखना आप लोग क्या आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने बिल्कुल ऐसे करके लिखा है, समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सेम वैल्यू आता है इसका, साइन ए ओ बी का 0.310। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम आता है वैल्यू, तो यहाँ से आपका जो ए ओ बी है, ए ओ बी एंगल विच इज इक्वल टू 18.06 डिग्री, डैट मीन्स P से R 18.06 बना रहा है, तो हॉरिजेंटल से कितना बनाएगा, तो 18.06 प्लस 15, सो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट with x axis, this is equal to 15 plus 18.06, this is 33.06, यानी सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, चाहे आप ये लॉ लगाएं, चाहे ट्रायंगल लॉ लगाएं, चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाएं, सारे में आपके वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में तो सिंपल फार्मूला है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ में क्या है कि जिस भी डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उस डायरेक्शन में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो P और Q का यहाँ सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया कि P ड्रॉ कर दिया और P को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और वहाँ से Q का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, बाकी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर लग जाएगा। ओके, so now come to the next law of forces, that is the polygon law of forces। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या था कि दो फोर्सेस को हम सेम एडजेसेंट साइड से ऑफ अ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किए और रिजल्टेंट उसका क्या हो गया, डायगोनल। ट्रायंगल में क्या हो गया कि दो साइड्स को सेम दो फोर्सेस को दो साइड से रिप्रेजेंट किए सेम ऑर्डर में, डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट क्या हो गया, अदर साइड, थर्ड साइड हो गया,
बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यहाँ पर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में क्या है कि अब पॉलीगन में क्या होता है, बहुत सारे साइड्स होते हैं, तो यहाँ पर दो फोर्स नहीं बल्कि बहुत सारे फोर्सेस की बात हो रही है। तो इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जो कि किसी बॉडी में एक्ट हो रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, तो पॉलीगन के सारे साइड से कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, मतलब टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। मतलब क्या हो गया कि सपोज आपका ये कोई ऐसे पॉलीगन है, बहुत सारे साइड्स हैं, ये हमने यहाँ पर एक फोर्स से रिप्रेजेंट किया, यहाँ क्यूब से रिप्रेजेंट किया, यहाँ आर से रिप्रेजेंट किया, आर नहीं, यहाँ सपोज P1 से रिप्रेजेंट किया, यहाँ P2 से किया, यहाँ P3 से किया, यहाँ सेम ऑर्डर में है ना सारे, P4 से किया, ठीक है। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं और सबको सेम डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, सबके साइड्स जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलीगन के साइड से। तो उसका जो एक लास्ट जो साइड्स होगा दैट इज़ द क्लोजिंग साइड होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट, ठीक है। यानी P1 P2 P3 P4 इसका रिजल्टेंट किससे इंडिकेट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा, तो यहाँ एक क्लोजिंग साइड से, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट में, यानी ये डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम सही तरीके से थोड़ा सा बनाते हैं कि सपोज this is P1, this is P2 and this is, one minute, this is P3 and this is P4, okay, P1 P2 P3 एंड P4, ठीक है। इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ये फोर्सेस सारे किसी बॉडी में एक्ट हो रहे हैं ऐसे ऐसे डायरेक्शन में, ओके। तो सेम डायरेक्शन में हम यहाँ पर पॉलीगन का साइड्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4, okay, this is P1, this is P2 and this is P3, this is P4, ठीक है। सारे का डायरेक्शन आप देख लो, P1 को P1 इसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, P2 P2 P3 P3 P4 P4, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हमने इसी जो दिया हुआ है जिस डायरेक्शन में, वही सेम डायरेक्शन में पॉलीगन का साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर फोर्सेस विल बी द closing side of the polygon, or and direction will be just taken in opposite order. So ये क्या हो गया, A B C D E, तो ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कि सारे साइड से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, उसका क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ओके। तो इसको हम प्रूफ करते हैं इसे, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसे भी यहाँ पर
ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन इसका देते हैं इस दोनों के अपोजिट में, फिर ये दोनों के अपोजिट में, इस तरीके से डायरेक्शन भी हमने दे दिया, ठीक है। तो अब आप देखो कि P1 और P2 ये एक ट्रायंगल हो गया। P1 P2 का रिजल्टेंट किससे इंडिकेट हो रहा है, AC से, और AC और CD इस दोनों का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, AD से, और AD और DE इस दोनों का रिजल्टेंट R से। तो फाइनली क्या हो गया कि AB BC CD DE सारे का रिजल्टेंट क्या हो गया, R। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे ये आया। तो इसको पॉलीगन लॉ फोर्सेस को हम डिराइव करते हैं यहाँ पे, कैसे हो गया, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ओके। फिर AC AD वेक्टर इज इक्वल टू AC प्लस CD, ओके। और R नहीं, AE वेक्टर इज इक्वल टू AD प्लस DE, विच इज क्या हो गया। अब सारे को हम क्या करते हैं, सारे का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू क्या है, AD की जगह AC और CD, और AC की जगह AB और BC। तो यानी ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE, ओके। तो ये हो गया आपका, AE को रिप्रेजेंट कर दिया हम सारे साइड्स ऑफ द पॉलीगन से, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका प्रूफ हो गया कि रिजल्टेंट विल बी द summation of the resultant will be the if the forces are represented by the sides of the polygon, then resultant will be the closing side taken in opposite order, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब इसका सेकेंड स्टेटमेंट सेम जैसा ट्रायंगल में था कि उसमें रिजल्टेंट थर्ड साइड रिप्रेजेंट हो रहा था अपोजिट ऑर्डर में। अगर वही थर्ड साइड को हम सेम ऑर्डर में कर दें तो क्या होता था, सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को हम अपोजिट ऑर्डर में ना करके अगर सेम ऑर्डर में कर देंगे, सेम ऑर्डर में करने का मतलब हो गया कि जो सारे फोर्सेस हैं, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस अगर किसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऑर्डर आप सेम ऑर्डर में सारे को रिप्रेजेंट करते हैं, देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये क्या आप देख सकते हो यहाँ पर कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE इज इक्वल टू क्या हो गया, AE, ठीक है। AE वेक्टर यानी A से E को जा रहा है। अब इसी को अगर हम सेम ऑर्डर में कर दें, इसी के सेम ऑर्डर में कर दें, यानी E से A कर दें, तो क्या हो जाएगा। अब A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस EA, लिख सकते हैं ना। तो यानी ये माइनस EA हो गया। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो इस सेकेंड स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE इज इक्वल टू क्या है, AE है। तो AE को हम लिख देते हैं माइनस EA, डैट मीन्स माइनस EA। अब इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इज इक्वल टू 0। सो
द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेट फोर्सेस ऑन अ बॉडी विल बी ज़ीरो, सो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट पैरेलल, ये पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस का हो गया। सेम कि ट्रायंगल लॉ ऑफ में भी वही था कि जो रिजल्टेंट था वो क्या था, थर्ड साइड था ट्रायंगल का, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। और उसी तरह सेम इसमें यहाँ पर भी कि रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग साइड लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अगर सेम ऑर्डर में हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सो दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस।